पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की वजह से दिन का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तपती गर्मी में कुछ पल के लिए भी बाहर निकलना मुश्किल बना हुआ है। लू चलने से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में गर्मी का रौद्र रूप जारी है। उमस और लू की मार सह रही गर्मी से पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी से राहत पाने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही बना रहेगा, यानी रातों में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही दिल्ली के साथ कई राज्यों में लू की स्थिति बनने के आसार हैं। भारत में भीषण गर्मी हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन गर्मी का ये तांडव आने वाले सालों में किस तरह का संकट लेकर आ रहा है, इसका अंदाजा अभी शायद किसी को भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जब हालात बेकाबू होंगे तो इसका नतीजा होगा करोड़ों नौकरियों का खत्म हो जाना और अनाज का संकट। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हीट वेव की वजह से इस साल भारत में गेहूं की फसल के उत्पादन में कम से कम 20% की कमी आई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों की 10 से 35% तक गेहूं की फसल खराब हो गई है। इसी के चलते भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। गेहूं के साथ बढ़ती गर्मी से नौकरियों पर भी खतरा पैदा होने की संभावना है। भारत जैसे देश में जहां अभी 90 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी के योग्य हैं, वहीं 2030 तक 3.5 करोड़ नौकरियां सिर्फ गर्मी के कारण खत्म हो जाएंगी। 2019 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2030 तक गर्मी की वजह से साउथ एशिया में 4.3 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा और यहाँ 3.4 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। जिसका डर था वही हुआ। जिस विरोध प्रदर्शन के अंदेशे के चलते उत्तर प्रदेश के साथ देश के कई शहरों में तैयारियां की गई थीं, आखिरकार आज जुम्मे की नमाज के बाद वैसे हालात पैदा हो ही गए। पहले नारेबाजी, फिर प्रदर्शन और फिर पत्थरबाजी। ये वही पैटर्न है जिसको रोकने के लिए पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन ना तो प्रदर्शन रुका, ना ही पत्थरबाजी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर लगातार सियासी घमासान हो रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद आज दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में लोगों ने पोस्टर और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के जामा मस्जिद पर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी का विरोध करने लगे। इन लोगों ने प्रदर्शन सड़क पर और बिना अनुमति के किया था, जिस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और सहारनपुर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा और नारेबाजी की घटनाएं सामने आई। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और फायरिंग तक करनी पड़ी। अटाला इलाके में तनावपूर्ण हालात देखते हुए पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है। भारी संख्या में मौके पर पुलिस की पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के साथ कई जिलों में हुई हिंसक झड़प को लेकर सीएम योगी ने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है, जहां जहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हो रही है, वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर बीजेपी नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित और नुपुर शर्मा को निलंबित कर चुकी है। टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की विवादित टिप्पणियों के बाद भारत में जहां विरोध प्रदर्शन हुए, तो वहीं खाड़ी देशों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जून के दूसरे हफ्ते में देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 7 दिनों में देश में कोरोना मरीज करीब 2 गुना बढ़ गए हैं। जानलेवा महामारी के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है।
भारत के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,329 नए मामले सामने आए हैं, तो 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। बता दें कि बीते 3 महीनों से देश में कोरोना के मामलों में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन बुधवार को 93 दिनों के बाद एक दिन में 5,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। अब आज ये आंकड़ा 8,000 के पार चला गया है। दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में भारत के 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं, जिससे एक्सपर्ट्स की भी टेंशन बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3,081 नए केस मिले, जो पिछले करीब 4 महीने में सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के बाद केरल दूसरे नंबर पर है, जहां रोजाना 2,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के मामलों की बढ़ने की वजह लोगों द्वारा ढिलाई बरतना और कोरोना को हल्के में लेना है। अगर हमें कोरोना को रोकना है तो इसका डट कर मुकाबला करना जरूरी है, जिसमें हमारा सबसे अहम हथियार है मास्क। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस के मुद्दे पर कांग्रेस कल देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है। सोमवार को राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना है। इस दिन दिल्ली में बड़े शक्ति प्रदर्शन के अलावा देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है। दरअसल कांग्रेस ने 13 जून की सुबह यानी ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी से पहले सभी सांसदों को पार्टी मुख्यालय पहुंचने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के अलावा पार्टी के सभी आला नेता राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली के अलावा देश भर में कांग्रेस सोमवार को सड़कों पर उतर सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हाल ही में उनकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिससे उनके ईडी के सामने 13 जून को पेश होने में मुश्किल आ गई थी और ऐसे में उन्होंने इसके लिए ईडी के अधिकारियों को लेटर लिखकर 3 हफ्ते का समय मांगा था। अब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 23 जून को बुलाया है। आपको बता दें कि ये मामला 1 नवंबर 2012 को तब शुरू हुआ जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस दायर किया था। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आरोपी बनाया गया था। अब ये मामला रोज एवेन्यू की एक विशेष अदालत में चल रहा है। गोली 6 और आदमी 3, बहुत नाइंसाफी है। शोले फिल्म के डायलॉग की तरह राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। यहाँ नाइंसाफी नहीं, बात वर्चस्व की थी। यहाँ सीधे तौर पर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना चीफ सीएम उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लेकिन चुनावी मैदान में शिवसेना जीत के सपने देखती रह गई और फडणवीस ने रणनीति के मैदान में खुद को किंग मेकर साबित करके दिखा दिया। रात भर चली गहमागहमी के बाद आखिरकार 4 राज्यों में 16 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। देश के 15 राज्यों की कुल 57 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। राजस्थान की 4 सीटों में कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 1 पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी ने जीत हासिल की है, तो बीजेपी से घनश्याम तिवारी ने जीत दर्ज की है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार खड़े होने से मुकाबला काफी रोमांचक रहा। चुनाव में एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना से संजय राउत और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी ने जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के 3 उम्मीदवार भी चुनाव जीत गए। वहीं हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में बीजेपी ने आसानी से जीत दर्ज कर ली, जिससे कांग्रेस को यहां फिर से निराशा ही हाथ लगी। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।
इनमें बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस ने 1 सीट जीती। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.